तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, आदाब। आप सभी का मैं प्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ चंद्र क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज अपन ने ये सेशन रखा है। हम तीन इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने चल रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 का सिलेबस। दूसरा हम डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एंड नेक्स्ट लास्ट चीज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्या है यूजीसी नेट एग्जाम। पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम क्या है। देखो, यूजीसी नेट एग्जाम है ना, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वो आपको एलिजिबल बनाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। सेम अगर आप क्या कहते हैं CSIR तब आप देते हैं जब आप साइंस स्ट्रीम से होते हैं, मतलब आपको लाइफ साइंसेज या जूलॉजी बॉटनी वाले, अगर वो लाइफ साइंसेज में सारा इंक्लूड वहाँ पे भी होता है। और MSc EVS में भी क्या कहते हैं आप एग्जाम दे सकते हो यूजीसी नेट। देखो, यूजीसी नेट एंड CSIR नेट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर आप CSIR नेट में देखेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूजीसी नेट की, ठीक है। तो यहाँ का थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज है, वहाँ का पेपर पैटर्न चेंज है। तो आप जब भी एनरोल होने होने जा रहे हो तो आप ये प्लीज कंफर्म कर लेना कि आप कौन सा बैच ले रहे हो, क्योंकि बहुत लोग बच्चे हैं ना गलतियां कर देते हैं कि वो यूजीसी नेट की वजह से CSIR नेट, मतलब अगर उनको यूजीसी नेट लेना है, कोई कोई बायोमिस्टिक CSIR ले लेता है, कोई CSI की जगह बायोमिस्टिक यूजीसी ले लेता है। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं क्या यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस। पहली बात अपन ये डिस्कस करेंगे क्या होता है। यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस में प्रॉपर कितने 10 यूनिट हैं। इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर 10 यूनिट्स हैं। ये 10 यूनिट्स इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपको मैक्सिमम देखो, ईवीएस है ना, एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो जब ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो इसमें है ना हर चीज कवर की गई है। देखो, अब मैं आपको सिलेबस से दिखाती हूँ। ये अपना सिलेबस ये रहा। देखिए, यूजीसी नेट का जो ये सिलेबस है ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करता है 10 यूनिट्स को। यूनिट 1 है अपना फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। यूनिट 2 होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यूनिट 3 इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यूनिट 4 इज एनवायरमेंटल जियो साइंस। यूनिट 5 इज एनर्जी एंड एनवायरमेंट। यूनिट 6 इज एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। यूनिट 7 इज सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। यूनिट 8 is environmental assessment and management and legislation. Unit 9 is statistical approach and modeling in environmental sciences. And then the last one, Unit 10 is contemporary environmental issues. देखो, ये जैसा कि मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट तो इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियो साइंस, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, मतलब मैक्सिमम चीजें है ना कवर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अब देखो, इस सिलेबस को आपको करना क्या है कि सारे सिलेबस के सारे यूनिट को है ना, मतलब इन डेप्थ पढ़ो। पहले देखो कि सिलेबस का डिमांड क्या है, एग्जाम पेपर का डिमांड क्या है, क्योंकि एग्जाम्स का है ना जो पैटर्न है ना डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। तो आपको उस तरह से अपने स्टडी को है ना स्मार्ट स्टडी में चेंज करना है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज व्हाट पूरा सिलेबस। तो देखो, मैं एक एक लाइन तो यहाँ पढ़ूंगी नहीं अभी, तो आपको क्या करना है, खुद से सारा एक एक लाइन पढ़ के, अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो कि सेल्फ स्टडी करके मैं सारा निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारा एक एक यूनिट का प्रॉपर पूरा यूनिट बनाइए, एक यूनिट, एंड देन सब टॉपिक्स उसके नोट करिए, जैसे डेफिनेशन, प्रिंसिपल, देन उसके नोट्स बनाइए। देन नेक्स्ट टॉपिक आप पहला एक टॉपिक कवर करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाना, जैसे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें प्रॉपर आ जाएगा कि आपका, जैसे आप ट्रोपोस का स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद आएगा थर्मोस्फेयर। तो ऐसे करके आप हर एक टॉपिक्स को डिटेल में खुद लिखना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। एंड इफ यू, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत लोग आलसी होते हैं, थोड़ा सा क्या मतलब मैक्सिमम होता है, और बहुत लोगों को क्या है गाइडेंस के लिए नोट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर वो कोई बैच वगैरह ज्वाइन करते हैं, कहीं से भी करिए आप, आपकी इच्छा वो, तो आप क्या करिए, पहले पूरा सिलेबस इकट्ठे प्रॉपर नोट्स लाइए, उसके कॉन्सेप्ट सीखिए, एंड देन आप ऑफ कोर्स पढ़ो, रिवाइज करो, री रिवाइज, एंड देन डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्टेड एंड यूजीसी नेट एग्जाम। तो दूसरा क्या टॉपिक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, वैसे देखो हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट से एग्जाम आता है, बस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। करना क्या है आपको कि एनालाइज करना है खुद से कि कौन सा
देखो अगर आप कहीं कोई सा भी बैच लेते हैं तो वो टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है, वो एनालाइज करके आपको बताता है कि कौन सा टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा हर एक में। तो एक एक करके अगर मैं बताऊंगी तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इधर अभी मैं आपको बस एक सिलेबस दिखा दे रही हूँ, एंड देन वील डिस्कस एवरीथिंग इन ब्रीफ लेटर सम अदर डे। तो देखिए जैसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसमें इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी, सब कुछ पढ़ते हैं इसमें। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन, कंसेप्ट ऑफ आर एंड के स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज, एंड देन यूनिट फोर, यूनिट फोर में जियो साइंसेज, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं जियो साइंसेज से। देन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्या आते थे पहले, न्यूमेरिकल्स, अभी भी तो अब थोड़े न्यूमेरिकल्स का है ना पोर्शन उन्होंने कम कर दिया है। फिर ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पलिंग के लिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट, कौन कौन से है ना कंट्रोलिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब भी अपन इधर ही डिस्कस करेंगे। देन सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ईवीएस का कहीं भी एनवायरमेंटल सेक्टर, एनवायरमेंटल साइंसेज के सेक्टर में कोई सा भी एग्जाम दो ना, यूजीसी नेट के है ना मैक्सिमम चीज़ें आती ही आती हैं। तो बेटर है आप अपने लिए, अगर आप एनवायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट हो या आप ईवीएस में कुछ हायर अटेन, मतलब अच्छी पोजीशन पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा सिलेबस और इसकी चीज़ें मतलब आपको आनी चाहिए सब कुछ। दैन एनवायरमेंटल असेसमेंट, ईआईए में भी जॉब्स आती हैं। देन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, पूरा स्टैटिस्टिक्स है, इस बार तो इन्होंने पैराग्राफ में से पूछ लिया था कि बाइनोमियल पॉइजन्स और कौन कौन से में से है ना ऐसे ऑप्शंस आए थे। देन कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं इन्वायरमेंट के। देखिए करंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, तिहरी डैम, नर्मदा डैम, एंड ये सब नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपन अब क्या डिस्कस करेंगे, ये तो था अपना सिलेबस पूरा, ठीक है, ये क्या था अपना प्रीवियस का प्रॉपर सिलेबस, क्योंकि 10 यूनिट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन कौन एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। देखो बहुत लोगों को ना इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं पता है, ठीक है। तो क्या है, बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम्स के लिए, कौन नहीं एलिजिबल है। तो मैं बता दूं कि एमएससी के पास भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, एमएससी या एमए, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, पीजी लिख देती हूँ कि इसमें एमएससी एमए ईवीएस वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल साइंस जिसके पास पीजी में है, पहला सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पीजी में कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिजर्वेशन वालों के लिए रिलैक्सेशन रहता है, पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके क्या होने चाहिए, 55% होने चाहिए। तो एमएससी एमए ईवीएस वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट कौन, जूलॉजी, तब एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन बॉटनी। वैसे तो इन लोगों का एग्ज़ाम सीएसआईआर में भी आता है ना, पर जो लोग वहाँ पे ऐसा होता है ना, देखो इट्स सीएसआईआर ना थोड़ा लिटिल बिट टफ पड़ जाता है, लिटिल बिट क्या मैं तो कहूँगी टफ पड़ता ही है। इवन यूजीसी का भी एग्ज़ाम है ना अब तो टफ आते जा रहा है एकदम। आप नेक्स्ट मतलब पिछले से पिछले एग्जाम्स को थोड़ा एनालाइज करो, कुछ एग्जाम्स तो आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसे इंक्रीज करते जा रहा है कि भाई उसका जो डिफिकल्टी लेवल यू कैन से कि इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपको क्या क्या करना है, जल्दी से जल्दी कुछ भी कोई सा भी बात जो आपको सही लगे, या आपको अगर लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उसको मतलब कर जाओ यार, लग जाओ, इस बार पढ़ के निकाल लो। जून जून का एग्जाम ऐसे मत सोचना कि नहीं इसमें भी जाने दो, फिर पता चला दिसंबर आया, फिर पता चला नेगेटिव मार्किंग अगर कर दी तो फिर खुद ही सोच लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, है ना, ठीक है। एमएससी जूलॉजी, एमएससी इवन बॉटनी, इवन आप जैसे कि प्लांट बायोटेक वाले भी आ सकते हैं इसमें, ईवीएस एनवायरमेंटल बायोटेक, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनका है ना रिलेटेड फील्ड मतलब आता है कि एलिड सब्जेक्ट्स में वो एनरोल कर सकते हैं। यूजीसी नेट वो सब क्या एलिजिबल हो जाते हैं ये लोग, ये एनवायरमेंटल साइंस बायोटेक एंड रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट्स, रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे लोग क्या हैं, ये सब एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए। तो देखो भाई जो जो भी एलिजिबल हैं और जिन जिन की भी इच्छा है कि यूजीसी नेट एग्जाम वो क्रैक कर दें, तो प्लीज एग्जाम दे लो और क्रैक करके अपना फ्यूचर बनाओ आगे, और क्या। नेक्स्ट
मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग है ना, हम लोग कौन, चंद्र क्लासेस के प्लेटफॉर्म वाले, चंद्र क्लासेस वाले क्या करना चाहते हैं, हम लोग है ना एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। क्या लॉन्च लॉन्च करने वाले हैं? एक क्रैश कोर्स जो कि एनवायरमेंटल साइंस का ही है। अब जैसा कि ईवीएस, जैसा कि जो अपना अटेम्प्ट है अब जून में ही होना है ना, जून 2024, जून 2024 के लिए जो एग्ज़ाम है अब वो पास है। तो अगर क्रैश कोर्स होता क्या है, ये भी बात जान लो पहले। क्रैश कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स इज़ नॉट कि आपको टॉपिक स्किप करके मैं आगे बढ़ जाए, है ना, टॉपिक्स कोई स्किप नहीं होने। टॉपिक्स स्किप की जगह क्या होगा कि जो लेस इम्पॉर्टेंट है या जो डेफिनेशन वगैरह आती है ना, जिसको कहीं पूछा नहीं जाना, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, अब उसका कोई ये थोड़ी ना पूछता है भाई कि राइट द डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डिस्क्राइब व्हाट इज एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ऐसा तो कुछ आता नहीं। तो ये सब ना लिखवा के है ना, टू द पॉइंट वाली बातें की जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रैश कोर्स। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स में क्या होना है, जून 2024 के लिए हम लोग जल्दी एक क्रैश कोर्स टाइप लॉन्च करने वाले हैं, जो कि क्या होगा, जो ईवीएस पेपर 2 के लिए होगा, ईवीएस पेपर 2 के लिए होगा। जून 2024 अटेम्प्ट में यूजीसी नेट एग्जाम वालों, जिन जिनको भी नेट का एग्जाम देना है, अब एलिजिबिलिटी देख लिया आपने, बहुत लोग हैं, तो आप सभी को अगर ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, देन यू कैन ना, नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कुछ भी उस सब से, तो आप उधर भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ देखो, मुझे ये भी बताना था कि इस क्रैश कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें, पहली बात तो शॉर्टकट नहीं है, दिस इज व्हाट स्मार्ट वर्क। क्या है ये? स्मार्ट वर्क। देन और क्या है इसमें ना, जैसे आप स्टेट का सेट देते हो, जैसे महाराष्ट्र सेट हुआ, गुजरात सेट हुआ, राजस्थान का सेट हुआ, और अदर स्टेट्स जो जो भी अपना सेट कराती है, तो जो जो भी एग्ज़ाम अपना सेट कराती है, जो जो भी स्टेट्स अपना सेट कराती हैं, उन लोगों के भी जो एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में क्या होता है, उन लोगों के भी, एक सेकेंड, हाँ, वो लोग भी ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब इस कोर्स में ना देखो, सिर्फ और सिर्फ नेट वाले ही नहीं, इवन जो पीएचडी जिनका चल रहा है, जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, मतलब मतलब कह सकते हो ना कि आता तो है पर टाइम नहीं मिल पा रहा है क्या रिवीजन करने के लिए, तो ऐसे बच्चे भी क्या कर सकते हैं, खुद से है ना मटेरियल इकट्ठा करने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि आप पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, और ऑफ कोर्स पीएचडी में एनरोल होने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप सारी किताब को गो थ्रू करो, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन ऑन द टॉपिक यू आर डूइंग रिसर्च। तो होना क्या है कि आप उन सब के में किसी का भी कोर्स जिसका आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा पढ़ा है, आप ज्वाइन कर लो। यार देखो, टाइम कम है, और टाइम कम है तो अच्छे से यूटिलाइज कर लो, जून वाला अटेम्प्ट दे के निकाल लो अपना, वरना हर बार क्या होता है, डिले पे डिले करते जाओगे, पेपर का एग्जाम टफ पड़ता जाएगा, ऐसे क्या होगा बाद में कि छोड़ दोगे, क्या नहीं मेरे से नहीं होना। जिसको भी करना है भाई कर लो। तो इसके लिए बेनिफिट्स क्या है, महाराष्ट्र सेट, गुजरात सेट, राजस्थान सेट, या कोई और स्टेट का सेट, एनी अदर स्टेट का सेट, वो सब बच्चे भी ये कोर्स ले सकते हैं। और कौन ले सकता है ये कोर्स? देखो, जो भी है ना, को भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और जैसे एनवायरमेंटल सेक्टर में जो भी जॉब्स निकलते हैं, तो भी इंटरव्यू के लिए भी होता है, प्लस क्या कहते हैं अपन, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब के जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें भी है ना, फिर ईवीएस का सिलेबस का पोर्शन प्रॉपर पूछा ही जाता है। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि ईवीएस को स्किप कर दे, मतलब यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, वो बहुत जगह पूछा जाता है ईवीएस वाले स्टूडेंट। तो जो जो भी ईवीएस वाले से अपना नेट देना चाहते हैं, चाहे वो जूलॉजी के हों, बॉटनी के हों, चाहे वो ईवीएस वाले खुद हों, तो उन लोगों को ना अपना सब्जेक्ट कमांड होना चाहिए। तो उसके लिए ये, और किस किस में, तो उसके लिए जैसे ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब के एग्ज़ाम, इवन जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे से वैकेंसी अभी निकलने वाली है, अभी न्यूज़ में आई है, तो उसके भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होगा, उसका भी जो सिलेबस होगा यही होगा। तो वो बच्चे भी ये कोर्स ले सकते हैं,
कि पढ़ाया पूरा ईवीएस जाएगा, कुछ स्किप नहीं की जाएगा। बस ये है कि जो अरे अरे फालतू इधर उधर के टॉपिक्स हैं जिसको कहीं पूछना ही जाना, जो डेफिनेशन लिखवानी है वो सब हटा के तो पॉइंट वाली बात की जाती है। इसी को अपन कहेंगे क्रैश कोर्स। और ये अपन जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं चंद्रा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो जिन जिन को भी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, दे कैन आस्क ऑन द नंबर गिवन बिलो। तो जो भी ये लाइन्स पे नंबर चल रही है नीचे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी। ऐसा ही नहीं कि सब्जेक्ट रिलेटेड, आपको पर्सनल मतलब ऐसे स्टडी से रिलेटेड, और ऐसा भी होता है ना कि फैमिली में और ये सब ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड आस्क टू द नंबर गिवन बिलो। तो इसी के साथ आई विल स्टॉप द सेशन एंड आई विल ऑल्सो लाइक आई होप लाइक यू ऑल विल कीप वर्किंग हार्ड। आप सभी तब तक हार्ड वर्क करते रहिए, तब हार्ड वर्क करते रहिए भी। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने। थैंक यू।